Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि अभी अपनी क्लासेस करंटली रन हो रही है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स एम्स CRE RRB और आपके नेक्स्ट नोट सेट के लिए भी ये जो क्लासेस अपनी कंटिन्यू हो रही है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पर प्राइमरली फोकस जो अपना रहेगा वो रहेगा आपके एम्स CRE के एग्जाम को लेके। तो उसके अंदर हम कुछ यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर MCQ सेशन में। ओके, तो जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को रखेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में MCQs दिए गए थे उसी के सिमिलर, बट थोड़ा उनसे अच्छे पैटर्न के अंदर MCQs हम रखने वाले हैं, क्योंकि इजी MCQ तो हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे जो मैं आपको अदर लिखवा के सोल्व करवा दूंगा ड्यूरिंग क्वेश्चन। जो मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ उसमें इजी MCQ आपको मिल जाएंगे और MCQs भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बट थियरी क्लास में जब पढ़ाते हैं वैसे हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, केवल जो भी लिखवा रहा हूँ वो हर लाइन में आपके MCQ रहने वाला है। तो एज ए आप अपनी नोटबुक को लेके बैठिएगा ताकि आपको जो है एक प्रिसाइज नोट्स आपके पास में बन जाए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। MCQ है अपना, like all the opioids, tramadol act as an analgesic drug by stimulating mu opioid receptor। तो जिस प्रकार से अदर जो ओपियोइड्स है, ट्रामाडोल भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एनाल्जेसिक ड्रग का इफेक्ट यहाँ पे कोज करता है। अभी कैसे कोज करता है कि ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, mu opioid रिसेप्टर को। तो पहला MCQ तो आपका यहीं पे प्रिपेयर हो गया कि ट्रामाडोल का एक प्रकार से एक्शन कैसा होता है, mu opioid रिसेप्टर्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये जे एक्ट एज एन एनाल्जेसिक, ठीक है। एक तो MCQ यहाँ से प्रिपेयर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा द एडिशनल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रामाडोलिज्म, इसके अलावा एक तो आपको क्वेश्चन में मिल गया, इसके अलावा जो है दूसरा मैकेनिज्म एक्शन कौन सा होता है ट्रामाडोल का, ये जो है पूछा गया है। सीरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनालिन रिएप्टेक इनहिबिशन का काम करता है। एंटीकोलिनर्जिक एंटीहिस्टामिनिक फंक्शन है। लाइक ऑल द opioids, tramadol act as an analgesic, सीरोटोनिन एंड डोपामिन रीअपटेक इनहिबिशन। तो एक्चुअल में फंक्शन क्या है mu opioid रिसेप्टर को स्टिमुलेशन के अलावा, और फंक्शन कौन सा करता है जिससे एज ए एनाल्जेसिक इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर? तो देखिए यहाँ पे अपना जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सीरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिशन की तरह ये क्या करता है, काम करता है। ओके, सबसे पहला MCQ अपना बनता है क्या कि म्यू रिसेप्टर का क्या होता है, एगोनिस्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रामाडोल इज ए सिंथेटिक कोडिन एनालॉग की तरह काम करता है, जो कि क्या होता है, वीक म्यू ऑपिड रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, ठीक है। एंटागोनिस्ट नहीं बोला मैंने, एगोनिस्ट लिखा है यहाँ पे, तो एगोनिस्ट का मीनिंग आप सबको पता होगा। तो इस प्रकार से ये एक एनाल्जेसिक का इफेक्ट लेके आता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या है इसका, सीरोटोनिन को और नॉर एड्रेनालिन के रीअपटेक को भी क्या करता है, इनहिबिशन करता है, ठीक है। जिसकी वजह से इसका जो है एनाल्जेसिक इफेक्ट, जो प्रॉपर एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए और क्या MCQ बन सकते हैं अपने यहाँ पे। तो देखिए जो ट्रामाडोल है वो किस प्रकार की ड्रग है, सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक की ड्रग है या फिर पेरिफेरल एक्टिंग एनाल्जेसिक की ड्रग है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक्स, ठीक है। सबसे पहले MCQ सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक्स है, वीक म्यू ऑपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है। इसके अलावा ये क्या करती है, अपना एनाल्जेसिक इफेक्ट कैसे लेके आती है, सीरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनालिन रिएप्टेक को इनहिबिशन करके अपना जो है एनाल्जेसिक इफेक्ट लेके आती है। नेक्स्ट इसका यूज कहाँ पे होता है, तो देखो माइल्ड टू मॉडरेट
पेन के अंदर इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू यहीं से इसके हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में क्या-क्या देखने को मिलता है, ड्राई माउथ एंड हेडेक भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना बन सकता है कि इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कौन से पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेट हो सकता है, सीज़र वाले पेशेंट के अंदर। ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है, तो उन पेशेंट के अंदर जिनमें सीज़र्स की यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है, तो एपिलेप्सी की कंडीशन अगर हिस्ट्री है एपिलेप्सी की, तो उन पेशेंट में क्या करें, इसको जो है कॉन्ट्रा इंडिकेट हम रख सकते हैं। ओके, तो इसके या फिर अगर हमें यूज़ ही करना है तो इसके अलावा हम और कुछ दूसरी ड्रग्स देंगे जो क्या करें सीज़र के थ्रेशोल्ड को अगर कम करेगी तो फिर हम इस ड्रग को यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा देखो ये क्या है, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक को इन्हिबिशन कर रहा है, तो ये इट कैन कॉज़ सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम और जो है ट्रामाडोल देने से आपको जो है सेरोटोनिन सिंड्रोम भी हो सकता है, फिर उसके अलग से सिम्पटम्स आते हैं। सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नोज़िया, वोमिटिंग जैसी ये फीलिंग करवाता है ट्रामाडोल, तो उससे जो है पेशेंट को एस्पिरेशन भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें जो है थोड़ा-सा हमें ध्यान में रखना होगा, उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, ऑनdansetron यहाँ पे ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना A patient was given ampicillin 2 ग्राम intravenously। पेशेंट को यहाँ पे क्या प्रेफर हुआ है, एम्पिसिलिन 2 ग्राम इंट्रावेनसली उसको दिया गया। आफ्टर दैट द पर्सन डेवलप रैश ऑन स्किन, हाइपोटेंशन भी हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी हो रहा है। दिस पेशेंट शुड बी मैनेज्ड बाय, अब इस पेशेंट को हम जो है किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं या फिर इसको किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है। 0.5 ml ऑफ 1:2000 एड्रेनालिन बाय इंट्रामस्कुलर रूट, 0.5 ml of 1:2000 adrenaline by intravenous route, 0.5 ml of 1:10,000 adrenaline by intramuscular route, या फिर 0.5 ml of 1:10,000 एडीआर बाय इंट्रावेनस रूट। तो हम इस प्रकार की कंडीशन में कितना जो है एड्रेनालिन और किस रूट से हम यहाँ पे एड्रेनालिन प्रीफर करेंगे। काफ़ी अच्छा एमसीक्यू बनता है अपने यहाँ पे, और 8 से 10 एमसीक्यूज अपने यहाँ से प्रिपेयर होने वाले हैं, तो प्लीज़ साथ साथ में जो है इसको नोट करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एडीआर एग्जाम के अंदर बहुत बार जो है पूछा जाता है। तो क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर, तो देखिए क्या आंसर अपने यहाँ पे रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे एम्पिसिलिन 2 ग्राम इंट्रावेनसली दिया गया पेशेंट को, उसके बाद में जो है सिम्टम्स यहाँ पे पेशेंट में डेवलप हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो एक प्रकार से ये क्या है, अपना एक इमरजेंसी कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती हुई आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या, एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन अपने को यहाँ पे डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर सिम्टम्स ये तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं ऑप्शन के अंदर जो है। इसके अलावा इट विल लीड ब्रोंकोस्पाज्म, नेक्स्ट म्यूकस मेम्ब्रेन कंजक्शन, एंजियोएडिमा। तो इन सब की वजह से पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसको जो है ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, एडीआर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो हम कितना एपिनेफ्रिन हम यहाँ पे यूज में लेंगे। और यहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन आपको हो रहा है, तो सीवियर हाइपोटेंशन की कंडीशन में भी यहाँ पे पेशेंट जा सकता है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल हमें यहाँ पे क्या करना है, 0.5 ml ऑफ 1:1000 एड्रेनालिन बाय इंट्रामस्कुलर रूट हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। ठीक है, 0.5 अगर ऑप्शन में ना मिले तो हम कितना आपको ऑप्शन में मिल सकता है, 0.3 टू 0.5 ml ऑफ
यहाँ पे आपको जो है 1:1000 आपको जो है एपिनेफ्रिन सॉल्यूशन हम यहाँ पे काम में लेते हैं। तो राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। और रूट क्या रहता है इसका, इंट्रामस्कुलर रूट से हम इसको क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो अर्ली रिकॉग्निशन जरूरी है एनाफाइलेटिक शॉक का, ठीक है, क्योंकि इसमें डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे बता दिया है। और इसका हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं। अगर हमें जो है इफेक्टिव जो हमें आउटकम चाहिए वो अगर आपको नहीं मिल रहा है, इसका हम रिपीट कर सकते हैं। एवरी 5 to 20 मिनट से इस डोज को हम यहाँ पे रिपीट किया जा सकता है। तो एनाफाइलेटिक शॉक अब होता कैसे है, सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेशली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि किससे मीडिएटेड होती है। तो यहाँ पे जो मीडिएटेड होती है वो है आईजीई मीडिएटेड। तो ये भी यहाँ पे जस्ट फॉर नॉलेज हमें सबको पता होना चाहिए कि एनाफाइलेटिक शॉक में आपको क्या देखने को मिलता है। तो एनाफाइलेटिक शॉक में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे अफेक्ट होता है, साथ में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी यहाँ पे क्या होता है, अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखे हैं ऑप्शन में क्या, ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकस मेम्ब्रेन कंजेशन, एंजियोएडिमा, ठीक है, सीवियर हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रैपिडली जो यहाँ पे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है हम इंट्रामस्कुलरली यहाँ पे यूज में लेते हैं इस कंडीशन के अंदर, तो कि जो है प्रॉपर यहाँ पे सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन से यहाँ पे हमें जो है प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेंसिव पेशेंट्स के अंदर यहाँ पे इसी प्रकार से हम यहाँ पे यूज में लेते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से। अब हम देखते हैं अलग अलग जो शॉक होते हैं उनकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन सी होती है। जस्ट 8 से 10 एमसीक्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ शॉक के बारे में। सबसे पहला एमसीक्यू, एनाफाइलेटिक शॉक। इस कंडीशन में हम क्या यूज में लेते हैं, एड्रेनलिन को। नेक्स्ट एमसीक्यू, कार्डियोजेनिक शॉक। यहाँ पे हम किसको काम में लेते हैं, नॉर एड्रेनलिन। या फिर डोपामिन को। नेक्स्ट एमसीक्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। यहाँ पे हम किसको काम में लेते हैं, नॉर एड्रेनलिन या फिर फेनिलनेफ्रिन। नेक्स्ट टाइप ऑफ शॉक आपके पास में है हाइपोवोलेमिक शॉक। यहाँ पे हम किसको काम में लेते हैं, फ्लूइड्स को। और फ्लूइड्स में भी कौन से, क्रिस्टेलॉइड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, शॉक विद ओलिगोयूरिया। क्या काम में लेंगे, डोपामिन। नेक्स्ट, शॉक ड्यू टू एड्रिनल इंसफिशियंसी। क्या हम काम में लेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू अपना सेप्टिक शॉक। क्या हम काम में लेंगे, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये यहाँ पे कुछ कॉमन एमसीक्यूज है जो हम कह सकते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं। इसमें एनाफाइलेटिक शॉक के ट्रीटमेंट के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसके अलावा देखो अब यहाँ से एक थोड़ा सा एमसीक्यूज और आगे हम जाते हैं एक स्टेप में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो है यहाँ पे एपिनेफ्रिन वगैरह तो हमने यहाँ पे दे दिया है, बट एपिनेफ्रिन से जो है एनाफाइलेटिक की रिएक्शंस कंट्रोल में नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन कंजेशन हो गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे हाइपोक्सिया हो रहा है पेशेंट को, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है, ठीक है, कार्डियक अरिथमियाज अगर आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पेशेंट को जो है ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। साथ में किससे प्रोवाइड करोगे, तो नेजल कैथेटर से। इसके अलावा और हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को जो है नेबुलाइज्ड करेंगे। किससे नेबुलाइज करेंगे, तो एल्ब्यूट्रॉल से। अभी भी जो है पेशेंट में हाइपोक्सिया का जहाँ पे जो कंडीशंस है वो यहाँ पे ठीक नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को इंट्यूबेशन कर सकते हैं।
और इन सब के साथ में हम एक ड्रग को भी यहाँ पे काम में लेंगे, वो कौन सी ड्रग है? डाइफेनहाइड्रामाइन। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामाइन को काम में, डाइफेनहाइड्रामाइन क्या करेगा? एक तो जो अर्टिकारिया डेवलप हो रहा है स्किन वगैरह में उसको कम सबसाइड करेगा, एंजियोएडिमा को सबसाइड करेगा, ब्रोंकोस्पाज्म को सबसाइड करेगा। और अगर आपसे पूछ ले इसकी डोज क्या होती है डाइफेनहाइड्रामाइन का, डाइफेनहाइड्रामाइन का डोज कितने रखते हैं अपन? 50 टू 100 mg IM इसके हम यहाँ पे डोज प्रेफर करते हैं। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामाइन अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं फिर? एमिनोफाइलिन। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामाइन ऑप्शन में नहीं है तो फिर वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एमिनोफाइलिन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन फॉर इनहेलेशन एंथ्रेक्सिस। जब इनहेलेशन एंथ्रेक्स की कंडीशन देखने को मिलता है तो कौन सा आपको पल्मोनरी मैनिफेस्ट या फिर पल्मोनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलता है? हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस, लंग एब्सेस, ब्रोंकोपल्मोनरी न्यूमोनिया कंडीशन या फिर एटिपिकल न्यूमोनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। क्या आंसर रहेगा अपने यहाँ पे? एंथ्रेक्स के बारे में एमसीक्यू आपसे पूछा गया है। तो देखिए, एक प्रकार से इन्हेलेशन एंथ्रेक्स जो कंडीशन है वो जो है काफ़ी सीरियस कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट जो है शॉक में भी जा सकता है और पेशेंट की यहाँ पे इनफ्रिक्वेंटली डेथ भी हो सकती है इवन 1 to 2 डेज के अंदर। ठीक है, तो देखो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं इन्हेलेशन एंथ्रेक्स के बारे में। तो इन्हेलेशन एंथ्रेक्स यहाँ पे कैसे ट्रांसमिट होता है? ठीक है, आंसर क्या रहेगा? एयरबोर्न। फर्स्ट एमसीक्यू आंसर एयरबोर्न। ठीक है, अब इस एयरबोर्न यहाँ पे क्या स्पोर्स को क्या कर लेता है पेशेंट? इनहेल्ड कर लेता है। अब ये जो स्पोर्स हैं ये क्या होते हैं? कैरिड करता है, कौन कौन कैरिड करता है इन स्पोर्स को? फेगोसाइट्स। कहाँ पे लेके जाती है? लिम्फ नोड में। ठीक है, अब लिम्फ नोड में ले जाने के बाद में ये वहां पे क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं किसको? बेसिलाई को, जो फर्दर क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन। ठीक है, ये जो टॉक्सिन है ये किसको इंक्रीज करता है इस बॉडी में? हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस को ये डेवलप करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस रहती है इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस। ठीक है, इसके बाद में ये जो इलनेस का जो प्रोसेस है इसके बाद में पेशेंट में क्या डेवलप होता है? फीवर, कफ, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, ये सब डेवलप होते हैं। इसके बाद में फीवर इंक्रीज होती है, हाइपोक्सिया, स्वेटिंग, इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन के अंदर जो है मेनिंजाइटिस भी देखने को मिल सकता है। तो जस्ट छोटा सा एमसीक्यू था अपना, इनहेल्ड एंथ्रेक्स की वजह से क्या देखने को मिल सकता है? हेमरेजिक मीडिया एस्टेनाइटिस। अब होता है क्या है हेमरेजिक मीडिया एस्टेनाइटिस, उसके बारे में देखो। तो जो आपके चेस्ट में जो मीडिया स्टेनम का जो पार्ट है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? हेमरेज देखने को मिलता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो मीडिया स्टेनाइटिस का मतलब नॉर्मल अगर अपन मीनिंग देखें बिना हेमरेज के, तो इसका मतलब क्या हो गया? इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, वो भी कहाँ पे? आपके चेस्ट वाले पार्ट में, जो किसको कंटेन करता है? हार्ट को। ठीक है, आपके मीडियास्टिनम कैविटी में ही हार्ट रहता है, तो वहीं पे क्या देखने को मिलता है? हेमरेजिक कंडीशन अगर देखने को मिले तो इट इज नोन एज हेमरेजिक मीडियास्टिनाइसिस। बाकी लंग एक्सेस, पल्मोनरी न्यूमोनिया, एटिपिकल न्यूमोनिया, ये यहाँ पे आंसर्स नहीं रहेंगे। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखो एंथ्रेक्स के बारे में थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में 1 से 2 एमसीक्यूज हमने यहाँ पे एंथ्रेक्स के बारे में देखे गए हैं। तो देखो एंथ्रेक्स का जो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो इसका ऑर्गेनिज्म होता है बेसिलस एंथ्रेक एंथ्रेकेसिस। ये क्या रहता है? इसका ऑर्गेनिज्म रहता है, ये कैसा रहता है? ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल रहता है और कैप्सुलेटेड रहता है। अगर माइक्रो से एमसीक्यू बनता है इसके बारे में तो यहाँ से बन सकता है।
नेक्स्ट जो है इसके वायरुलेंस फैक्टर के बारे में अगर हम देखें, तो वायरुलेंस फैक्टर कौन से होते हैं इसके? टॉक्सिन्स। और ये क्या रहता है? कैप्सुलेटेड रहता है। तो ये दोनों मिलके इसके क्या बनाता है? वायरुलेंस फैक्टर्स बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका बनता है इस टॉक्सिन से, एंथ्रेक्स टॉक्सिन। तो एंथ्रेक्स टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं? ट्राई पार्टाइट टॉक्सिन। तो एंथ्रेक्स के टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं? ट्राई पार्टाइट टॉक्सिन इसका जो यहाँ पे नाम रहता है। तो ये टॉक्सिन क्या कॉज करता है? जनरलाइज्ड शॉक ये डेवलप करता है एंड लोकल एडिमा कॉज करता है। ठीक है, इस टॉक्सिन्स के भी यहाँ पे 3 प्रकार के सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक होता है इसका फैक्टर होता है एडिमा फैक्टर, दूसरा इसका फैक्टर होता है प्रोटेक्टिव फैक्टर, तीसरा इसका फैक्टर होता है लेथल फैक्टर, जो कि पर्सन की क्या कॉज करता है? डेथ कॉज कर सकता है, क्योंकि लेथल फैक्टर में क्या होता है? सेल की डेथ होती है यहाँ पे अपनी बॉडी में। ठीक है, तो वो अपन ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, वहाँ पे माइक्रो का टॉपिक है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हमने डिस्कस किया है वहाँ पे। जब हम एंथ्रेक्स पढ़ेंगे वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है और आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक टॉक्सिन का हमने पढ़ लिया, कौन सा टॉक्सिन होता है? ट्राईपेप्टाइड टॉक्सिन होता है। दूसरा क्या है इसका? कैप्सुलेटेड। ये क्या होता है? कैप्सुलेटेड होता है, क्योंकि ये भी क्या है इसकी वायरुलेंस फैक्टर के अंदर आता है। तो कैप्सुलेटेड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो कैप्सूल रहता है वो किसका बना होता है? पॉलीग्लूटामेट का, मेड अप ऑफ पॉलीग्लूटामेट। तो देखो आपके यहाँ पे साथ साथ में क्या माइक्रोबायोलॉजी को भी हम यहाँ पे कवर अप करते हुए जा रहे हैं। और ये जो कैप्सूल है इसका क्या रोल है? ये क्या करता है? इट इनहिबिट फेगोसाइटोसिस। ठीक है, इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है? फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होता है? इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रूट ऑफ इन्फेक्शन की, तो उसमें जो है इंसेक्ट्स बाइट, इंजेक्शन, इनहेलेशंस, ठीक है, कॉन्टैक्ट से इस प्रकार से अपने इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स को। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपको क्या 3 मेजर आपको यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्लिनिकल फीचर सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन आपको फीचर देखने को मिलते हैं, वो कौन से होते हैं? क्यूटेनियस। इसके बाद में काफी रेयर फीचर आपको देखने को मिलते हैं, वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ठीक है, इसके अलावा अब देखो हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। और जो अपने क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था रेयर टाइप के अंदर, वो कौन सा है? इनहेलेशन और पल्मोनरी सिम्टम। जो हमारा आंसर करेक्ट हुआ था क्या? हेमरेजिक मिड एस्टेनाइसिस। तो इस प्रकार के सिम्टम आपके कॉमन जैसे क्यूटेनियस सिम्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जब हम इसका टेस्ट करेंगे, डायग्नोसिस हम यहाँ पे करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं। डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग करते किसके साथ में है? तो पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेन से। क्या करते हैं? हम स्टेन करते हैं। और इस मेथड को क्या नाम देते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। अब पॉलीक्रोम मेथाइलिन ब्लू आपको याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, बट यहाँ पे क्या होता है? स्टेनिंग के अंदर एक रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एमसी फैडियन रिएक्शन। बस ये किसमें आपको देखने को मिलती है? आपको एंथ्रेक्स के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट के अंदर बात करें तो वहाँ पे क्या एंटीबायोटिक्स, एंटीटॉक्सिन्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन कॉमनली यूज लेते हैं। रेक्सिबाकुमेब यहाँ पे जो ड्रग है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, उसको हम यहाँ पे काम में लेते हैं। बहुत सारा इसका ट्रीटमेंट है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है। टॉक्सिन्स के बारे में माइक्रोबायोलॉजी से एमसीक्यू पूछा गया है कि जो आपका ट्राईपार्टेट टॉक्सिन है वो क्या करता है, और कैप्सुलेटेड टॉक्सिन का यहाँ पे क्या रोल है। नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं क्लिनिकल फीचर में मोस्ट कॉमन कौन से आते हैं? तो क्यूटेनियस। क्यूटेनियस के अंदर क्या क्यूटेनियस एक्सपोजर होता है जो स्पोर्ट्स वगैरह से, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? आपको पेनलेस कोल ब्लैक, आपको नेक्रोटिक, आपको यहाँ पे स्कार आपका बनता हुआ आपको दिखाई देता है। इसके अलावा एडिमा आपको स्किन के ऊपर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हेमरेजिक न्यूमोनिया की अगर कंडीशन बनती है तो वहाँ पे वो किस में आता है? आपका पल्मोनरी एंथ्रेक्स के अंदर बनता है। ठीक है,
तो ये सब जो है डीप के अंदर जाएगा इतना, अपन यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस वगैरह है वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये क्यूटेनिस कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन होता है। डायग्नोसिस के अंदर आपको क्या करना है, कौन सी रिएक्शन हम एनालिसिस करते हैं, एम्फीपैडन रिएक्शन को हम देखते हैं। स्टेन किससे करेंगे, तो पॉलीक्रोम मेथानिल ब्लू से हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। कुछ कॉमन एमसीक्यू जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर शोन इन द फिगर। अब आप कई बार देखोगे एग्जाम के अंदर आपको आजकल जो है वेक्टर्स की इमेज दिखाई दे देती है, फिर आपको बोलते हैं कि ये यहाँ पे जो है वेक्टर है कौन सी डिजीज कोज करता है। तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर शोन इन द फिगर। क्या आंसर रहेगा, कायसुनूर फॉरेस्ट डिजीज, ओरिएंटिया, टुसुकाम्बुशी, चैंडीपुर वायरस, या फिर एनाप्लाज्मा फेगोसाइटोफिलिया। क्या आंसर करेक्ट रहेगा अपना यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो देखो तीन टाइप की जो है आपकी टिक देखने को मिलती है, ठीक है। एक होती है सॉफ्ट टिक, एक होती है हार्ड टिक, एक होती है ट्रॉम्बिकुलिड माइट। तो ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, ये किसकी इमेज है, इट इज इमेज ऑफ ट्रॉम्बिकुलिड माइट की इमेज है, ठीक है। और ये जो है इससे जो है अपन क्या ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसे ट्रांसमिट जो होगा वो आंसर क्या रहेगा, ओरेंटिया टुसुकाम्बुसी, ठीक है। ये अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अभी ओरेंटिया टुसुकाम्बुसी क्या कोज करता है, ये कोज करता है टाइफस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रब टाइफस, ठीक है। स्क्रब टाइफस जिसे हम यहाँ पे कहते हैं। तो स्क्रब टाइफस के बारे में हमें अब और क्या जानते हैं, सबसे पहला एमसीक्यू कि ये जो है इसका यहाँ पे वेक्टर कौन रहता है, इसका वेक्टर कौन रहता है, तो इसका वेक्टर होता है कौन, माइट। और माइट में भी कौन सी, ट्रॉम्बिकुलिड माइट, जिसकी हमने यहाँ पे इमेज देखी है, ठीक है। इसके ये जो है जनरली किसको ट्रांसमिट होती है, एक प्रकार से ये क्या है, जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। जूनोटिक डिजीज है तो ये प्राइमरली किसको अफेक्ट करती है, रोडेंट्स को, रैबिट्स को, ठीक है, ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ह्यूमंस को यहाँ पे जो है एक्सीडेंटली ये जो है डिजीज हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, रैशेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्कार फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, लिम्फेडेनोपैथी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मतलब कॉमन सिम्टम्स जो हैं इसके, वो यही सिम्टम्स है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं ट्रॉम्बिकुलेट माइट, जो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। और इसका जो यहाँ पे क्या ट्रांसमिट होता है, इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, तो ओरिएंटिया टुसिकाम्बुसी यहाँ पे क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार से बैक्टीरिया है, जिसको पहले हम किस नाम से जानते थे, रिकेट्सिया टुसिकाम्बुसी। नेक्स्ट आप सभी जो है एक हेडिंग लगा लीजिए, जहाँ से हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एंथ्रोपोड्स के एमसीक्यूज जहाँ से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखिए एंथ्रोपोड्स और एंथ्रोपोड बॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अगर हम कैटेगराइज करें तो मॉस्किटो से, तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो मॉस्किटो में क्या, एनाफेलिस, एनाफेलिस में भी कौन सी सबसे पहले, क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स से आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, एनाफेलिस से तो मलेरिया, ठीक है। इसके अलावा क्यूलेक्स से आपको क्या देखने को मिल सकता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस। इसके अलावा वेस्ट नाइल फीवर, ठीक है। इसके अलावा वायरल आर्थराइटिस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। सेकंड एनाफेलिस, क्या देखने को मिलेगा इससे, मलेरिया। नेक्स्ट एडीज, क्या देखने को मिलेगा, एक तो येलो फीवर,
डेंगू जो हम सबको पता है, इसका तो आंसर क्या एडिज डेंगू हो सकता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकती है। डेंगू हेमरेजिक फीवर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। चिकनगुनिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे कॉमन एमसीक्यूज है अपने किससे, मॉस्किटोज से। इसके अलावा देखो सैंड फ्लाई, तो सैंड फ्लाई का आपको यहाँ पे मिनोमिक हम देख सकते हैं क्या होता है, कोसो। कोसो के अंदर क्या क्या चीज आपको देखने को मिलती है, देखो के से क्या देखने को मिलेगा, काला अजार। इसके अलावा ओरिएंटल श्योर। नेक्स्ट सैंड फ्लाई फीवर एंड नेक्स्ट ओरोया फीवर, जिसे हम कैरियन डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है, बट काला अजार वगैरह एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। ओरिएंटल शोर के बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके अलावा देखो लाउस, तो लाउस से क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो देखो ट्रेंच फीवर, रिलैप्सिंग फीवर एंड एपिडेमिक टाइफस। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है जो लाउस से आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर रेड फ्लिया। प्लेग की कंडीशन, प्लेग सबको पता होगा, तो ब्यूबोनिक प्लेग। इसके अलावा एंडेमिक टाइफस। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जो रेड फ्लैग की वजह से कोज हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन सॉफ्ट टिक के बारे में, एक फीवर होती है जिसका क्या नाम है, क्यू फीवर। बस ये वन लाइनर्स लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम के अंदर पूछे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछे बट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम को जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सॉफ्ट टिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। हार्ड टिक के बारे में, हार्ड टिक क्या करती है, वायरल हेमरेजिक फीवर यहाँ पे कोज करती है। कायसोनर फॉरेस्ट डिजीज यहाँ पे कोज करती है। ठीक है, इच माइट जो है इसके बीच कोज करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से सीआरई 2025 को लेके जो है एग्जाम स्पेशल सीरीज को जो अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो है अपने ऑफिशियल ऐप के ऊपर इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब न्यू पैटर्न क्या है, न्यू पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको नर्सिंग के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, आपको 75 एमसीक्यूज, और जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के आपको जो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 25। ओके, तो 75 किसके, नर्सिंग के, 25 किसके, जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के। तो अब इसमें जो टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स का यहाँ पे 400 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब ये जो अपना यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर जो पैटर्न है एमसीक्यूज का, वो पैटर्न कैसा है, पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न है। क्लिनिकल बेस्ड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, स्किल बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, इमेज बेस्ड भी जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था, इमेज बेस्ड भी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आप जब सबमिट करोगे उसके बाद में आपको हर एक एमसीक्यू का कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, और आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सेक्शन है एमसीक्यू के, उसे हमने टोटल 5 सेक्शंस के अंदर हमने बनाया है। ए सेक्शन जो है 20 एमसीक्यूज का 18 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न रखा गया है। ठीक है, जैसा आपका रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आपको हमें जो है अपने टेस्ट सीरीज के अंदर वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको वही चीज़ आपको मैटर करती है कि 18 मिनट के अंदर कैसे जो है 20 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उस प्रकार से। इसके अलावा टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे कितने हैं, 100 आपको यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो कितना है, 90 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन कितने हैं, 90 मिनट्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मंडे टू फ्राइडे अपनी जो टेस्ट सीरीज रहती है, मंडे टू फ्राइडे कैसी टेस्ट सीरीज रहेगी, सब्जेक्ट और टॉपिक टॉपिक वाइज की, मतलब कंप्लीट वोल सिलेबस आपका यहाँ पे हम कवर करवाएंगे टेस्ट सीरीज के पैटर्न में, साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा।
ठीक है, मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज। इवनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, प्री CRE 100 MCQs टेस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग के अंदर तो सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, और इवनिंग जो एग्जाम रहेगा, इवनिंग टाइम के अंदर जो है प्री CRE 100 MCQs आपका यहाँ पे टेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू CRE प्री। नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है आपका प्री CRE टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग में। एक बार जब ये लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब लाइव टेस्ट हो जाएंगे, लाइव टेस्ट के बाद में क्या है कि ये जो आपके जो टेस्ट है ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आपको आपके ऐप के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि लाइव टेस्ट हो गया तो फिर आप इनको आगे फर्दर जो है एसेस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से लाइव टेस्ट मिस हो रहा है तो करना तो नहीं है हमें मिस, बट अगर फिर भी मिस हो रहा है तो आप इसे जो है मल्टीपल टाइम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अब आवर टेस्ट सीरीज। और ये जो आपका पैटर्न है टॉपिक मंडे टू फ्राइडे, वो आप सबको बताया गया कि किस प्रकार से जो है अकॉर्डिंग टू डेट कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 9th ऑफ जनवरी से जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है आपकी ऑफिशियल, हमारी ऑफिशियल जो RNCC की ऐप है वहाँ पे। ठीक है, तो 9th ऑफ जनवरी को यहाँ पे किसका टेस्ट हुआ था, नर्वस सिस्टम का। तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसके बाद में एवरी सैटरडे संडे प्री CRE एग्जाम स्पेशल। इसके बाद में वीकली जो प्री CRE एग्जाम स्पेशल टेस्ट है 100 MCQs का, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या है, सिलेबस आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की भी आपकी कोई क्वारीज वगैरह होती है तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर आपके लिए क्या है, 9588567774 हमारे सपोर्टिव नंबर। 24/7 कभी भी आप जो है फ्रीली हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट MCQ अपना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ पिन पॉइंट प्यूपिल्स एक्सेप्ट। तो पिन पॉइंट प्यूपिल जो यहाँ पे कॉज है, इस कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे कॉज कर सकती है पिन पॉइंट प्यूपिल, और बाकी आपको पूछा है एक्सेप्ट करके कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो पिन पॉइंट प्यूपिल को कॉज नहीं करता है। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, पिन पॉइंट प्यूपिल को कौन कॉज नहीं करेगा, हेरोइन, बेलाडोना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस या फिर मॉर्फिन। तो देखो प्यूपिल्स एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है जो हम असेस करते हैं रिगार्डिंग पॉइजनस की कंडीशन में। कोई पर्सन है वो पॉइजन कंज्यूम करके आया है, उसमें फिर सिम्टम्स आते हैं तो हम प्यूपिल्स को असेस करते हैं। कुछ में डायलेटेड प्यूपिल्स होती है, कुछ में कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल्स होती है, कुछ में जो है लार्ज एंड फिक्स प्यूपिल्स रहती है, कुछ में स्मॉल एंड फिक्स प्यूपिल्स रहती है, किसमें नेस्टिगमेस आता है। तो वो सब हम यहाँ पे आइज को देख के हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो अपना राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो बेलाडोना जो है वो क्या करती है, माइड्रियाटिक एक्शन करती है। तो माइड्रियाटिक एक्शन करती है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, जो देखो माइड्रियाटिक में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी से माइड्रियाटिक एंड डी से ही क्या, डायलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्यूपिल्स का डायलेशन हो रहा है, मतलब डायलेटेड प्यूपिल्स हो रही है, ना कि कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, माइड्रेसिस का मतलब क्या होता है, प्यूपिल डायलेशन। ठीक है, पिन पॉइंट प्यूपिल आपको हीरोइन में देखने को मिल सकती है, जो प्रकार से क्या है ओपीएम है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस में देखने को मिल सकती है, मॉर्फिन की पॉइजनिंग में आपको देखने को मिल सकती है। तो देखो अब हम लिखेंगे क्या, पॉइजनिंग, उसके साथ में लिखेंगे कि ये सारे पॉइजन्स डायलेट करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो पॉइजनिंग, पॉइजन अपने आप में इम्पोर्टेंट अपना एक टॉपिक बन जाता है एग्जाम के अंदर। खूब सारे MCQs पॉइजन से पूछे जा चुके हैं अब तक, तो उन्हीं को ही हम क्या करेंगे, आपको भी क्या करना है, उनको पढ़ना है, आंसर्स निकालने हैं उसके और देखना है। यहाँ पे केवल मैं डिस्कस करूंगा किससे, प्यूपिल्स से रिलेटेड पॉइजन्स का क्या सा क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला अपना ऑप्शन क्या रहेगा, डायलेटेड, कि कौन कौन से पॉइजन है जो प्यूपिल्स को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, धतूरा, नेक्स्ट एट्रोपिन, नेक्स्ट बेलाडोना, नेक्स्ट कैनाबीज एंड नेक्स्ट कोकाइन। अब देखो यही पांचों से क्या ज्यादातर हमसे कुछ बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो हमने इन्हीं को लिखा। इसके अलावा एल्कोहल हो गया, ठीक है,
उससे भी जो आपको यहाँ पे प्यूपिल डायलेशन देखने को मिलता है जनरल में, बट इन सबसे तो 100% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल्स। तो कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल्स के अंदर आपको कौन कौन सी कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल्स कॉज करती है, तो ओपियम, इसके अलावा फिनॉल, इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट, इसके अलावा फाइजियोस्टिग्माइन। ठीक है, नियोस्टिग्माइन। ये सब क्या कोज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल्स को कोज करते हैं। नेक्स्ट देखिए लार्ज प्यूपिल एंड फिक्स प्यूपिल्स। लार्ज एंड फिक्स्ड प्यूपिल्स आपको अगर देखने को मिले तो किसका यहाँ पे पॉइजन हुआ है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का। ठीक है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स अपना क्या रहता है, आंसर रहता है। फोर्थ वन, अगर प्यूपिल कैसा है, स्मॉल है और फिक्स्ड है, तो ये किसकी वजह से देखने को मिलता है आपको, ओपियोइड्स या फिर कोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से या फिर ओपियोइड्स की वजह से। ठीक है, अगर लास्ट एमसीक्यू अपना यहाँ पे नेस्टिगमस की कंडीशन हो रही है, तो ये किसकी वजह से आपको देखने को मिलता है, तो एथेनॉल, फिनेटोइन, कार्बामाजेपाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा में, और हम लिख सकते हैं जैसे बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये कॉमन एमसीक्यूज है प्यूपिल्स से रिलेटेड, इसके बाहर आपका सिंगल एमसीक्यू नहीं जाएगा। ठीक है, अपने नर्सिंग का। ठीक है, ये इसके बाहर आपका नर्सिंग का एमसीक्यू नहीं जाएगा बाहर। ये सब आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाहर प्यूपिल कॉन्टैक्ट हो चाहे डायलेट हो, आप सबको पता रहेगा, और एमसीक्यूज अपने सारे जो है इसी के सराउंडिंग आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए पेशेंट प्रेजेंट टू इमरजेंसी विथ ओवरडोज ऑफ सम ड्रग। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, जिसमें क्या कंडीशन हुई है, इमरजेंसी कंडीशन में क्या ओवरडोज हो गया है किसी एक ड्रग का। देयर वॉज इंक्रीज सेलेवेशन एंड इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन। अब जो कि क्या था, एक इंक्रीज सेलेवेशन की कंडीशन थी और इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन था। ऑन एग्जामिनेशन द ब्लड प्रेशर वॉज 80/60 mmHg। आरबीसी कोलिनेस्टेज लेवल कितना आपको देखने को मिल रहा है, लेस देन 50% ऑफ नॉर्मल। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्सन। अब यहाँ पे हम इस प्रकार की ओवरडोज में, इस प्रकार के सिम्टम्स में कौन सी हम यहाँ पे ड्रग प्रीफर कर सकते हैं, नियोस्टिग्माइन, एट्रोपिन, फ्लूमाजेनिल या फिर फिजियोस्टिग्माइन। क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर। सबसे पहले तो ये पॉइजनिंग किसकी हुई है, उसको किसका ओवरडोज हुआ है, और हम यहाँ पे इसमें क्या हम यहाँ पे काम में लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कंडीशन किसकी है, कौन सी ड्रग की यहाँ पे ओवरडोज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग, या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की जो है यहाँ पे ओवरडोज हुई है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर हमारे किस प्रकार के मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो म्यूस्करेनिक मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, म्यूस्करेनिक मैनिफेस्टेशन याद नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको इजीली याद रखने के पास में रखने के लिए अपने पास में क्या है, एक्रोनिम है। इस एक्रोनिम का क्या मीनिंग होता है, स्लज। तो एस से आपको क्या देखने को मिलता है, सलाइवेशन, जो आपको क्वेश्चन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। एल से आपको क्या देखने को मिलेगा, लैक्रिमेशन।
यू से आपको क्या देखने को मिलेगा? यूरिनेशन। डी से क्या देखने को मिलता है? डिफिकेशन। जी में क्या देखने को मिलेगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस। अब इसके अंदर डिस्ट्रेस में कुछ भी साइन सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब लिख दिया तो आगे साइन सिम्टम भी लिखवाओ, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस। एंड ई में क्या देखने को मिल सकता है आपको? इमेसिस। तो ये कॉमन फीचर्स होते हैं किसके? म्यूस्करेनिक मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि साथ में और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल सकते हैं, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशंस। यहाँ पे देखो ऑप्शन के अंदर भी, क्वेश्चन के अंदर लिखा है ब्रोंकियल सिक्रेशंस भी क्या हो रहे हैं पेशेंट को? इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिस्निया हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जीआई ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, आपको क्रैम्प्स, डायरिया, फीकल इनकॉन्टिनेंस अगर हो सकता है, टेनेस्मस की कंडीशन हो सकती है, स्वेटिंग यहाँ पे बढ़ सकती है पेशेंट की, सलाइवेशन बढ़ सकता है, लेक्रिमेशन बढ़ सकता है। इसके अलावा और हम देखें तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया की कंडीशन, एरिथमियाज आपको आपके कॉमन देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाइपोटेंशन की कंडीशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है क्योंकि क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे कार्डिक फेलियर यहाँ पे कंडीशन हो सकती है, ब्लैडर में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसे सिम्टम हो सकते हैं। तो सारे के सारे सिम्टम्स मिलकर आपको किसके बारे में बता रहे हैं? कि म्यूस्करेनिक मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं। और ये म्यूस्करेनिक मैनिफेस्टेशन कौन सी पॉइजनिंग में देखने को मिलती है? तो आंसर क्या रहेगा? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया है तो अब हमें ये तो पता लग ही गया होगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर कौन से ड्रग को हम यहाँ पे काम में लेते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन सल्फेट को हम यहाँ पे काम में लेते हैं क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट क्या करते हैं? म्यूस्करेनिक जो सिम्टम्स होते हैं उनको क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपकी ड्रग ऑफ चॉइस आपके यहाँ पे क्या मानी जाती है? राइट आंसर क्या रहेगा? एट्रोपिन सल्फेट। और इस कंडीशन में अपने यहाँ पे डोज पूछ ले आपकी तो ये कितना रहता है? 2 to 4 mg यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। रूट क्या रहता है इसका? आईवी रूट रहता है। अगर ये आपसे पूछ ले पीडियाट्रिक डोज बता दो हमें, तो पीडियाट्रिक डोज कितनी रहती है यहाँ पे? 0.05 mg पर केजी। और ये मुझे लगता है आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है नेक्स्ट एग्जाम में। और ये क्या है? एज ए टेस्ट डोज के रूप में हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फिर जो है इसको जो है एवरी हम यहाँ पे 10 to 15 मिनट से नेक्स्ट हम यहाँ पे डोज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं जब तक अपने यहाँ पे जो ब्रोंकियल जो है आपका ट्री है उसके सारे के सारे सिक्रेशंस कैसे ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, तब तक इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगेन कुछ पॉइजन्स की कंडीशन में क्या क्या ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है उसके बारे में भी एमसीक्यूज लिख लीजिए एक बार, एमसीक्यू आते रहते हैं एग्जाम में। तो एक साइड में क्या रहेंगी आपकी? ड्रग ऑफ चॉइस, और एक साइड में क्या रहेंगे? पॉइजन्स। सबसे पहले आपकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? एट्रोपिन। तो एट्रोपिन कौन कौन सी कंडीशन में देते हैं? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट पॉइजनिंग, ठीक है, और मशरूम पॉइजनिंग में भी दे सकते हैं। सेकंड जो ड्रग है वो है फिजियोस्टिगमाइन या फिर फाइजोस्टिगमाइन। ये हम कौन सी कंडीशन में देते हैं? तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में देते हैं। इसके अलावा बेलाडोना पॉइजनिंग में एंड धतूरा पॉइजनिंग के अंदर। नेक्स्ट आपकी जो ड्रग है वो है एसिटाइलसिस्टिन। आगे से अपन जो है आपकी पॉइजनिंग की ड्रग्स वगैरह को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं टिल एग्जाम, ठीक है। इसके बारे में मैं पॉइजनिंग का टॉपिक यहाँ पे आपको नहीं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो एसिटाइलसिस्टिन किस में काम में लेते हैं? एसिटामिनोफेन में। फोर्थ वन जो है क्या? फ्लूमाजेनिल। तो फ्लूमाजेनिल हम कब काम में लेते हैं? बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग में। नेक्स्ट नैलोक्सोन, ये हम कब काम में लेते हैं? ओपियोइड पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है, ओपियोइड पॉइजनिंग में नैलोक्सोन। नेक्स्ट एक्यूट आयरन पॉइजन, कौन सी ड्रग हम यहाँ पे काम में लेंगे? तो डेस्फेरोक्सामाइन। नेक्स्ट जो है क्रोनिक आयरन पॉइजनिंग के अंदर डेफिरोपेरिन तक काम में रहते हैं, बट अपने को यहाँ पे इसी का ध्यान रखना है, ठीक है। एक्यूट आयरन पॉइजनिंग का आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है साइनाइड का पूछा गया एक बार। साइनाइड की पॉइजनिंग में क्या देंगे? एमाइल नाइट्रेट।
नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग। बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्लूकाकॉन। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे कॉमन एमसीक्यूज है। अच्छा, एक और लिख लीजिए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पॉइजनिंग के अंदर। तो अगर इसके यहाँ पे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की अगर जब ओवरडोज होती है तो हम यहाँ पे क्या काम में लेते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए, तो ये कुछ यहाँ पे पॉइजन्स और उनसे रिलेटेड एंटीडोट थे जहाँ पे अपने एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अंडर द प्राइमरी प्रिवेंशन। तो ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जो है किसको इंक्लूड नहीं किया गया है अंडर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर? टेबलेट रिफाम्पिसिन टू चूज टू दोज इन कॉन्टेक्ट विथ मेनिंजाइटिस, एजुकेशन अबाउट हैंड वॉशिंग, पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन, या फिर आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट। क्या आंसर करेक्ट रहेगा यहाँ पे? इसे जो है प्राइमरी प्रिवेंशन के स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में इंक्लूड नहीं किया गया है। tablet rifampicin to those in contact with meningitis, education about hand washing, pentavalent vaccination, और आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट। तो ये जो एमसीक्यू आपका पूछा गया, ये पूछा गया आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में सबको पता होना चाहिए। 4 टाइप के प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इसमें से कौन सा सबसे पहले तो प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रह सकता है? ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन अबाउट हैंड वॉशिंग। तो एजुकेशन अबाउट हैंड वॉशिंग, इसके अलावा जो इंडिविजुअल एजुकेशन करते हैं, मास एजुकेशन करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट करते हैं अपन यहाँ पे। बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है ये किसके लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। तो अपना आंसर क्या रहता है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्राइमोडियल प्रिवेंशन का एग्जाम्पल हो गया, प्राइमरी का नहीं है। इसलिए अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी रिफाम्पिसिन देते हैं मेनिंजाइटिस के लिए, लिख लीजिए, एमसीक्यू पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग। पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन, आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट, सारे जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर देखने को मिलते हैं हमें। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है आज के जैसे ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने जो लेवल को अप करने की। ठीक है, आपके जो बेंचमार्क है उसके ऊपर सेट होने की, कि क्या है आरएनसीसी। ठीक है, तो डे बाय डे हम जो है इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको भी जो है इम्प्रूव करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको प्रिपेयर होना है। अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब इन सब यहाँ पे अवेलेबल है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको जो अपने सपोर्टिव नंबर्स वगैरह जो आपको दे रहे होंगे, उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके लाइव क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर लाइव बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, इन सब के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।